आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञानशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो जैसा मैंने Facebook और YouTube पर लाइव वीडियो में आपको बताया था कि उस लाइव सेशन के बाद में एक वीडियो भी बनाऊंगा जो कक्षा 8 के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा गणित विषय के लिए। और मैंने उसमें पहले ही बता दिया था कि उसमें मैं 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रख रहा हूं, क्योंकि देखिए 1 2 3 प्रश्नों से भाई अंदाजा लगाना कि कौन सा प्रश्न आ सकता है संभव नहीं था। इसलिए मैंने बहुत बेहतरीन 60 आपके लिए चुने हैं कुछ प्रश्न। और फिर कल कमेंट करके माध्यम से जरूर बताना कितने प्रश्न आते हैं लाइव सेशन से और इस वीडियो से। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न हम चलते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो देखिए मैंने उस वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि प्राकृत संख्याएं किससे व्यक्त करते हैं हम, एन से। और एन बराबर कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4। ये जो संख्याएं होती है ना, इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। इसकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है, तो +1। माइनस इसमें होती नहीं है, माइनस किसमें होती है, पूर्णांक संख्याओं में होती है भाई, ठीक है। और जीरो भी प्राकृत संख्या में नहीं होती, क्योंकि प्राकृत संख्या तो केवल कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। जीरो किसमें शामिल होती है, पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण और पूर्णांक दोनों में जीरो शामिल होती है ना, लेकिन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, पूर्णांक संख्याओं में होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, मैंने बताया था पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है, W से। प्राकृत संख्याएं जो 1 2 3 होती है उसमें अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तब ये पूर्ण होती हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0 भाई। निम्न में से कौन योज तत्समक है। योज तत्समक जोड़ने के लिए मैंने बताया ना, ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर 0 आ जाए, ठीक है। तो योज जोड़ने के लिए जो तत्समक है वो 0 है और गुणन के लिए 1 है, याद रखना भाई इसको। इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक गुणन के लिए क्या है, 1 है, याद रखना इन प्रश्नों को ढंग से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते, 2 से शुरू होती हैं। तो ऐसी संख्या जिसमें अपने अलावा किसी और का भाग नहीं जाए, केवल 1 का ही भाग चला जाए, ठीक है। तो उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं संख्या और एक 1। जैसे 2 है, 2 में 2 का ही भाग जा सकता है, 1 का जा सकता है। 3 है, केवल 3 से विभाजित हो सकती है। 5 है, 5 से विभाजित हो सकती है। 7 है इसी तरह। लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 2 से भाज्य है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी मानी जाती है, 2। 1 मत लिख देना। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या होती है 4, क्योंकि 1 को तो मानते नहीं है। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 भाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मैंने बताई, ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 1 आ जाए। 7 में किस संख्या का गुणा करूं कि 1 आ जाए, 1/7 का, ठीक है। तो 1/7 होगा। अगर -7 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछते तो वो होता -1/7, क्योंकि 7 से 7 कट जाता, -1 बार, और -1 हो जाता +1, ठीक है। ध्यान रखना भाई, 7 का तो 1/7 है और -7 का -1/7 है। कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है, देखिए 15 और 17 अभाज्य नहीं, क्योंकि 15 तो 3 और 5 गुणनखंड हो जाते हैं, 17 तो है। 17 और 19 ये दोनों ही अभाज्य युग्म है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 23 है अभाज्य संख्या, लेकिन 25 नहीं है, 5 × 5 हो जाता है। 53 अभाज्य है, लेकिन 55 11 और 5 का खंड है, ठीक है। 5/6 का योज्य प्रतिलोम, देखिए योज्य प्रतिलोम याद रखना, योज्य का मतलब कितना जोड़ूं, 5/6 में कितना जोड़ूं कि 0 आ जाए, -5/6। तो 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -5/6। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी आया था यार, ये 1 है, ये दोबारा रिपीट हो गई है, चलो नहीं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0, क्योंकि W वाली है। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को संयुक्त रूप से कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं, क्योंकि इंटीजर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसमें सब धनात्मक ऋणात्मक सब हैं। तो पूर्णांक संख्या कहां है भाई, ये ऑप्शन सी।
ऐसी संख्या क्या कहलाती है जिसे p बटे के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है, परमेय संख्या कहा जाता है ना, जैसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/2, 5/6, 1, क्योंकि 1 को 1/1 ये सभी क्या है, परमेय संख्याएं। यदि 5 और 8 पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन पूर्णांक नहीं होगा? ठीक है, पूर्णांक तो देखिए 5 + 8 तो होगा, 5 - 8 -3 होगा। ठीक है भाई, 5 × 8 40 पूर्णांक होगा, 5/8 0.4 ये पूर्णांक नहीं होगा, दशमलव वाली नहीं भाई। ठीक है, तो ये नहीं होगा। पूर्णांक का मतलब जानते हैं आप? इंटीजर्स, धनात्मक ऋणात्मक। परमेय संख्याएं किस संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती भाई, ये आपको ढंग से याद रखना है। किसके लिए समृद्ध नहीं होती? भाग के प्रति। परमेय संख्याएं भाग के प्रति नहीं होती। ठीक है, योग के, व्यवकलन के और गुणन के लिए समृद्ध होती हैं, याद रखना है इसको। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है? कौन सी पूर्णांक है? -3 भी पूर्णांक है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्णांक होती है। 8 भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है। ये तो भाई सभी है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। 2/9 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है यार, अभी बताया था। कहाँ है परमेय संख्या? ये रही भाई। निम्न में से कौन सा अचर पद है? अचर पद देखते हैं, कौन, सॉरी, इनमें से कौन सा चर पद है? -5 अचर है, 9 अचर है, ठीक है, 0.8 अचर है, p चर पद है। ठीक है, x y z a b c p q r ये सब चर पद कहलाते हैं। 5x - 9 = 16। उपरोक्त समीकरण को हल करने पर x का मान क्या होगा? देखिए 7x - 9 = 16। तो देखिए 7x - 9 को इधर ले जाइए तो हो जाएगा 16, और ये -9 इधर जाएंगे तो 9, ये हो जाएगा 25। तो x = 25, और ये जो 7 है वो बटे में नीचे आ जाता है। तो 25/7 कहाँ है? ऑप्शन ए। अब देखिए, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म कौन सा कहलाता है? बताइए आप। वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, सम चतुर्भुज भी कहलाता है और समांतर चतुर्भुज भी कहलाता है। यार ये तो कोई बात नहीं हुई। आयत भी कहलाता है ये तो। आप देखिए, इसमें ये कर सकता हूं, ये प्रत्येक की बजाय एक युग्म, एक जोड़ा। अब सही सवाल हो जाएगा, क्योंकि देखिए समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, सम चतुर्भुज में भी समांतर होती हैं, और आयत में, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ही क्या है? सम चतुर्भुज है और आयत है, तो ये तो एक जैसे हैं भाई। हाँ, समलंब चतुर्भुज जैसे देखो होगा, समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का केवल एक जोड़ा ही समांतर होता है, जैसे ए बी सी और डी। इसमें ए बी समांतर है डी सी, लेकिन बी सी समांतर नहीं है ए डी के। तो एक युग्म समांतर होता है, वो क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इनमें से कौन अचर है? पी तो चर है, 9 अचर है, वाई और जेड ये चर है, तो 9 नहीं है भाई। ठीक है, तो 9 अचर है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। आपको पता है चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 होता है। निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समिद्वाजित करते हैं? मैंने बताया ना, लाइव वीडियो आपने देखा, उसमें मैंने बहुत ढंग से समझाया था कि समांतर चतुर्भुज के तो केवल समिद्वाजित करते हैं विकर्ण। ठीक है, आयत के विकर्ण समिद्वाजित करते हैं और बराबर भी होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज और वर्ग दोनों के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समिद्वाजित करते हैं। ध्यान रखना, वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, लंबवत समिद्वाजित करते हैं। इसमें विकर्ण किसको समिद्वाजित करते हैं? किसके? समचतुर्भुज और वर्ग। तो देखिए समचतुर्भुज और वर्ग में क्या है? यहाँ समचतुर्भुज दिया गया है, तो ऑप्शन सी होगा। जबकि समांतर चतुर्भुज और आयत के केवल समिद्वाजित करते हैं, लंबवत नहीं करते। ध्यान रखना। किसी चतुर्भुज के 3 अंतःकोण क्रम से ये हैं, चौथा कैसे निकालेंगे? चौथा अंतःकोण x में मान लेता हूं, तो कैसे निकालेंगे?
360 में से जोड़कर इनको घटा दीजिए। 50 प्लस 120 प्लस 130। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। तो 3 दे रखे हैं, तीनों को जोड़िए, 360 से घटा दीजिए। तो देखिए 360 माइनस ये 250 और 50 300, 300 घटाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है भाई। बताए ना, जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो, 4 भुजा बराबर हो और कोण बराबर हो तो वर्ग भी कहलाता है। देखिए समबाहुभुज को वर्ग ही बोलते हैं। वैसे समचतुर्भुज भी होता है यार। वैसे ये 2 डबल मीनिंग वाले पेपर में नहीं आएंगे। ये यार राइटिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। मैंने लिखवाया था इनको सही बात, तो ये बता के भाई ऐसे ऐसे प्रश्न लिख देना, तो ठीक है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं। वर्ग भी बोलते हैं इसको और समचतुर्भुज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तो भाई बराबर होती है समचतुर्भुज में, लेकिन चारों कोण भी बराबर हो उसको ही वर्ग कह देते हैं। तो समबाहुभुज का नाम वर्ग और समचतुर्भुज दोनों ही है। 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होगी? मैंने बताया था ना कि बाह्य कोण या बहिष्कोण जिसको बोलते हैं, बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, लाइव वीडियो में बहुत ढंग से समझाया था। 360 बटे भुजाओं की संख्या। तो देखिए 360 बटे भुजाओं की संख्या कितनी है? 9। तो 360 में 9 का भाग दे दें, 40 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। समांतर चतुर्भुज के किन्हीं 2 आसन्न कोणों का, मैंने बताया ना, समांतर चतुर्भुज हो तो उसके जो लगातार कोण होते हैं ए बी सी डी, चाहे ए और बी को जोड़ो, चाहे सी और डी को जोड़ो, या बी और सी को जोड़ो, इनका योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज के। और इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ए सी के बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। आपने लाइव वीडियो नहीं देखा है तो भाई जाकर अवश्य देख लेना, क्योंकि उसमें समझाने वाली बातें बहुत ही एक चौक से समझाना, आईपैड पर समझाना, आईपैड से समझाने में अंतर होता है। उसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया था, लेकिन आधा ही में कर पाया था, कारण यार लाइव नहीं थे ज्यादा। बाद में बहुत लोगों ने फेसबुक पर देख लिया, हजारों की संख्या में फेसबुक में बाद में देख लिया, और यूट्यूब पर भी बहुत लोगों ने देख लिया, पर उस समय ऑनलाइन नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वीडियो कम पसंद किया जा रहा है, इसलिए मैंने 2 घंटे और 8 मिनट के बाद वीडियो को रोक दिया था, ठीक है। तो इसके लिए मुझे खेद है, आगे से ध्यान रखूंगा। आप पहले ही बता दिया करना भाई कि हम सर बाद में देख लेंगे। चलिए के, और हाँ यार, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, एक कमेंट तो आप, मतलब देखते देखते यार, जब 2-2 3-3 घंटे आप वीडियो देख सकते हैं तो क्या 1 मिनट के लिए कमेंट नहीं लिख सकते? अगर हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अच्छा कमेंट लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो बुरा लग दीजिए, सर पसंद नहीं आया, ठीक है। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मात्र 14,700 सब्सक्राइबर है यार चैनल में। बड़ी शर्म सी आती है, क्योंकि मैं और लोगों से जब तुलना करता हूं तो मुझे लगता है वीडियो तो मैं ठीक ठाक बना लेता हूं, लेकिन पता नहीं व्यूज क्यों नहीं आते। अब व्यूज बढ़ाने का तरीका आप में से कुछ को पता हो तो जरूर मुझे यार मेरे नंबर पर, मैं नंबर लिख देता हूं, चलिए 99829868604, यही एकमात्र मेरा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप करके या फिर कमेंट के माध्यम से, जैसे आप चाहें, बता देना कि हाउ टू इंक्रीज माई सब्सक्राइबर। पता नहीं, वीडियो तो इतना खराब भी नहीं बनाता, और वीडियो को भी आप देखेंगे पर ना तो आप लोग सब्सक्राइब करते हो, ना शेयर तो खैर करते ही नहीं। अब देखिए उपरोक्त आंकड़ों में 8 की बारंबारता कितनी है? यार गिन लीजिए, कोई चीज कितनी बार आई वही तो बारंबारता कहलाती है। तो 8 कितनी बार आ रहा है, गिन लीजिए। 1 2 2 3 4, 4 बार आ रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें कौन सी बात है? एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 आने की, भाई देखिए एक पासे को जब फेंका जाता है तो पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे होते हैं, तो 6 में से कोई आ सकता है। अब 3 तो एक बार ही तो आ सकता है, तो अनुकूल स्थिति जैसे मैं 3 फेंकने की बारंबारता P3 निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वो किसके बराबर होगी? 1 बार आएगा 6 में से, और वो टोटल परिस्थितियां होती हैं 6, तो 3 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। सम संख्या आने की प्रायिकता निकलवाता तो कैसे लिखता? जैसे 2 4 और 6 सम संख्या, तो ये टोटल कितनी है? 3, तो तब हो जाती 3/6। ये मैंने बहुत ढंग से यार प्रायिकता भी बहुत ढंग से समझाई है, लाइव वाले वीडियो में देख लेना भाई। बामन ताश की एक
गड्डी है, एक पत्ता निकाला गया है, इक्का होने की प्रायिकता, ये भी मैंने वहां प्रश्न बता दिया था कि इक्के 4 होते हैं, तो इक्के होने की प्रायिकता कैसे, टोटल इक्के कितने होते हैं 4, टोटल पत्ते कितने हैं 52, 4/52 अर्थात 1/13। ठीक है, ऑप्शन ए। पान का इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाती है 1/52, क्यों, पान का इक्का अकेला होता है। ठीक, 12 की घात 2, 12 का वर्ग आप जानते हैं, 12 का वर्ग क्या होता है 144, कहां है बी। अब देखिए ये एक एक वाले की, देखिए ध्यान रखिए, 11 का वर्ग किया तो क्या लिख दिया आपने 1 2 1, मतलब एक भाई कितने हैं यहां में, 1 के 2 हैं, तो 1 2 तक पहुंचे फिर नीचे आ जाइए। अब मैं इसे 111 का वर्ग करवाऊं तो कितने हैं यहां, 1 के 3, 1 1 के अंक हैं, तो देखिए 1 2 3 लिखिए, फिर घटते हुए क्रम में 1 तक आ जाइए, 2 1, इतना वर्ग आएगा। ये पूछ रहा है 4 11 1111 1111 का वर्ग, तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 4, फिर 3 2 1, कहां है 1 2 3 4, कहां है 1 2 3 4 3 2 1, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ग निकालना आसान है ना भाई, सीख गए आप। वर्ग करना है और इकाई का अंक देखिए 6 है, यहां इकाई का अंक, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 36, 6 का वर्ग तो इकाई क्या आएगा 6। ठीक है, अब मैं पूछूं 7 से 29 का वर्ग करें तो इकाई का अंक क्या होगा, 9 का वर्ग क्या होता है 81, 81 का इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 आ जाएगा, निकाल लेंगे ना आप। 34वां देखिए 4096 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए, 4096 का भाग विधि से निकाल लीजिए, ठीक है, या गुणनखंड विधि से। ये गुणनखंड विधि की बजाय भाग विधि शॉर्ट पड़ती है, देखिए 6 छंगा 36, ठीक है भाई, 7 7 49 ज्यादा हो जाते, फिर 6 में 6 जोड़ दिया, 12 लिख लिए, पूरा उतार लिया, 4 बचे और पूरा पूरा जोड़ा उतारते हैं भाई। ठीक है, तो अब यहां कितना जाएगा, अब कितना लिखें, 6 तो नहीं आएगा, 4 रख दें भाई, ठीक है, तो 4 रखें, तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 4, 64 आ जाएगा भाई, ऑप्शन बी। यदि किसी समकोण चतुर्भुज के लंब का मान 6 तथा आधार का मान 8 हो तो समकोण चतुर्भुज के कर्ण का मान, तो अपने आप यार कर्ण कितना, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसका मतलब 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 36 प्लस 64 बराबर 100, तो कर्ण हो जाएगा 100 का वर्गमूल बराबर 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी संख्या हार्डी रामानुजन संख्या है 1729, लाइव वीडियो में ढंग से समझाया था हार्डी रामानुजन संख्याएं क्या होती हैं। भाई ये वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा, अगर नहीं देखा है तो कौन सा, लाइव वाला वीडियो, ठीक है, वहां मैंने बहुत ढंग से समझाया है कि ऐसी संख्याएं जिनको 2 या 2 से अधिक घन संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सके हार्डी रामानुजन संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने बताया था वहां 17 से 29 को आप व्यक्त कर सकते हैं, 17 देखिए कैसे कर सकते हैं, 1000 प्लस 729 अर्थात ये 1000 है 10 की घात 3 और 7 की घात 3 है, ये 9 की घात 3, अर्थात 17 से 29 को मैंने 2 घन संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया कर दिया। इसी के अलावा 17 से 29 को मैं ऐसे भी व्यक्त कर सकता हूं 1728 और प्लस 1 करके। अब 1728 है किसका क्यू, देखिए जो 1728 है ये क्या है 12 की घात 3 है और 1 की घात 3 है, तो देखिए 1729 को मैंने 10 की घात 3 और 9 की घात 3 के योग के रूप में व्यक्त कर दिया और 17 से 29 को 12 की घात 3 और 1 की घात 3 के योग के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये हार्डी रामानुजन संख्याएं कहलाती हैं भाई। विषम प्राकृतिक संख्याओं के घन विषम ही हो सकते हैं। आप देखिए 1 का घात 3 कीजिए 1, 3 की घात 3 कीजिए 27, ठीक है, 5 की घात 3 कीजिए 125,
7 की घात 3 कीजिए 343, 9 की घात 3 कीजिए 729। तो किसी भी विषम संख्या की घात 3 कर लीजिए, विषम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है भाई। 8 का घन कितना होता है? देखिए 8 का घन अर्थात 8 की घात 3, तो इसका मतलब 8 का गुणा 8 से 3 बार, 8 8 64, 64 गुणा 8 करेंगे तो 512 आ जाएंगे ये। ठीक है, 512 ऑप्शन सी। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा एक घन बनेगा? तो देखिए 2 सेंटीमीटर अगर कोई घन है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, देखिए 2 सेंटीमीटर अगर किसी घन की भुजा है तो उसका आयतन कितना होगा? भुजा की घात 3 अर्थात 2 की घात 3, और 2 की घात 3 कितना है? 8, 8 घन इकाई। ठीक है, और अगर किसी घन की 1 सेंटीमीटर भुजा है तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा? भुजा की जगह 1, 1 की घात 3 अर्थात 1 घन सेंटीमीटर। आयतन में कितने का गुणा है? 8 गुने का अंतर है, अर्थात 8 1 सेंटीमीटर वाले घन हों और उन सबको मिला दिया जाए तब जाकर 1 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनेगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 8। अब देखिए 3375 का घनमूल कितना है? घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि, कोई सी विधि अपना लीजिए भाई आप। तो देखिए जैसे 3375 है, 5 से काटिए भाई, 5 से 5 छिंगी 30, 3 बचे, 5 7 35, 55 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकन 5 बचो 1, 5 या 15, 55 25, फिर 5 से काटिए, 27 पंजे 135, अब 3 से काट दीजिए, 3 नाम 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकन 3। अब घन निकालने में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो 1 5 5 3 बार आ गए, एक जोड़ा बन गया, 3 3 3 बार आ गए, एक जोड़ा बन गया, तो घनमूल क्या होगा? 5 इस जोड़े से 5, सॉरी 3 इस जोड़े से, तो 5 दिया 15, तो 3375 का घनमूल क्या आएगा? 15। ऑप्शन ए सही है। चलिए कलर चेंज कर देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो देखिए 1 की घात 3 है, 8 2 की घात 3 है, 27 3 की घात 3 है, 16 घन नहीं है, ये वर्ग संख्या है। तो ये ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। 3267 के घन के इकाई का अंक क्या हो? देखिए अगर 3200, देखिए ये निश्चित है ऐसा सवाल आना, 3267 का घन किया जाए तो देखिए 3267 की जब मैं घात 3 करूंगा तो देखिए 7 इकाई का अंक क्या है? 7 है, तो 7 की घात 3 करना पड़ेगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, देखिए 7 7 49, 9 इकाई का अंक है, 9 का गुणा 7 से करने पर 9 7 63, तो 3 का आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा? 3 आएगा। आप इस तरह से गुणा करके देख लें अगर भूल जाते हैं तो, नहीं तो ये रटी रटाई बात होनी चाहिए। किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, और जो मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो ये क्रय मूल्य होगा भाई ऑप्शन ए। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब हमने बेची ज्यादा में, खरीदी कम में थी। क्रय मूल्य माने खरीदना, विक्रय मूल्य मतलब वह मूल्य जिस पर बेचा गया, तो बेचा अधिक में गया, खरीदी कम में गई, तो लाभ होगा भाई। ठीक है, लाभ या हानि, एक बात और ध्यान रखना, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है और बट्टा या कमीशन हमेशा अंकित मूल्य पर दी है, वो याद रहेगी ना। बट्टा कहां काटा जाता है? अंकित मूल्य पर। लाभ या हानि होती है क्रय मूल्य पर। ठीक है, और जब विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लाभ। और अगर खरीदी ज्यादा में है बेची कम में है, अर्थात क्रय मूल्य में से अगर हमें कहीं विक्रय मूल्य घटाना पड़े तो ऐसी स्थिति में भाई होती है हानि। ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? देखिए साधारण ब्याज का जो सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय
बटे 100, ये सूत्र होता है ना। तो हमें मूलधन की जरूरत है, दर की जरूरत है, समय की जरूरत है, और कुछ भी जरूरत नहीं है। देखिए मूलधन की जरूरत है, दर की जरूरत है, समय की जरूरत है, मिश्र धन की जरूरत नहीं है। तो यही ऑप्शन डी हमारा सही है। किसकी आवश्यकता नहीं है? मिश्र धन की नहीं है भाई। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए निम्न से किसकी आवश्यकता? देखिए लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना हो, क्रय मूल्य की जरूरत होती है, ऑप्शन ए। क्योंकि लाभ और जो हानि होगी वो क्रय मूल्य पर होती है। तो प्रतिशत लाभ या हानि कैसे निकालते हैं? लाभ या हानि को ऊपर लिखते हैं बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो क्रय मूल्य की जरूरत पड़ती है। यदि अंकित मूल्य 120 रुपए हो, बट्टा 20% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं कि भाई कमीशन कितना, बट्टे की राशि निकालिए पहले। बट्टे की राशि, बट्टा कितना दिया? देखिए 120 रुपए अंकित मूल्य था, इस पर 20% का कमीशन, तो 120 का 20% निकालेंगे। तो देखिए 0 से 0, इस 0 से ये 0 कट गई, तो 24 रुपए का कमीशन दिया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं भाई? अंकित मूल्य में से, किसमें से? अंकित मूल्य में से बट्टा जो होता है, बट्टे की राशि को घटा दीजिए, बट्टे की राशि को घटा दीजिए। तो देखिए अंकित मूल्य 120 रुपए है, उसमें से 24 रुपए बट्टे की राशि घटा दी, तो ये 96 रुपए विक्रय मूल्य है भाई, ए ऑप्शन डी। ठीक भाई, इसको सीधे भी निकाल सकते थे भाई, 20% बट्टे के रूप में दी है, इसका मतलब जो मूल्य अंकित था उसका 80% लिया है। तो 120 का मतलब गुणा, और सीधे सीधे मैं 80% निकाल सकता था। तो 0 से 0, 0 से 0, सीधे सीधे विक्रय मूल्य आ गया 96%। अर्थात विक्रय मूल्य सीधे सीधे कैसे निकाल सकते हो आप? विक्रय मूल्य बराबर होता है, अंकित मूल्य लिखिए, सूत्र बता देता हूं, अंकित मूल्य लिखिए गुणा 100 माइनस बट्टा और बटे 100। तो देखिए अंकित मूल्य कितना था? 120 गुणा 100 माइनस 20 बटे 100, अर्थात 120 गुणा 80 बटे 100। सरल कर दीजिए, 12 अट्ठे 96। आप कैसे भी निकालने, बात एक ही है भाई। अब देखिए 3:4 को प्रतिशत में परिवर्तित करना है, तो अनुपात का मतलब होता है बटे। तो 3/4 को प्रतिशत में बदलना हो, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो, 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करते हैं 100 का। तो देखिए 25 चौका 100, तो 3 गुणा 25 करेंगे तो 75, और प्रतिशत का निशान लगा दीजिए भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। यदि क्रय मूल्य 30 रुपए और विक्रय मूल्य 50 रुपए हो, तो लाभ कितना होगा? मैंने बताया ना अभी, लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, अर्थात विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जब घटाना पड़े, ज्यादा की बेचकर, ठीक है, और कम में खरीदते हम, तब लाभ होता है। तो 50 में बेची, 30 में खरीदी, 20 रुपए का लाभ हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका सूत्र है भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और मैं पूछता ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका सूत्र है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह ये भी पूछ सकता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है, जब दो संख्याओं पे वर्ग हो, बीच में ऋण का चिन्ह, तो एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। यही बात है ना भाई। तो इसमें पहले वाले में पूछ रहा है, ए ऑप्शन हो जाता है। यहां देखना भाई, ये बहुपद कैसा है? ये बहुपद कैसा है? इसमें कितने पद हैं? अनेक। ठीक है, तो बहुपदी है ये, इसमें बहु माने अनेक, तो बहुपदी है। एक पदी जिसमें केवल एक ही पद होता है, जैसे 2x है, एक पदी है। द्विपदी जिसमें दो पद होते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3 होता है, ये द्विपदी है। ये एक पदी, ये द्विपदी। त्रिपदी में 3 पद होते हैं, जैसे x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे भी कुछ लिख सकते थे, या x³ प्लस 4x माइनस 9, ये भी क्या है? त्रिपदी है। ये दोनों त्रिपदीय हैं। द्विपदी बहुपद का उदाहरण है जिसमें दो ही पद हों। दो ही पद किसमें है भाई?
इसमें है भाई द्विपदी, ये एक पदी है, ये त्रिपदी है, ठीक है, ये भी त्रिपदी है। अब इसमें देखिए पूछ रहा है 6m² प्लस 8m प्लस 32 में m² का गुणांक क्या है। m² का गुणांक का मतलब ऐसी संख्या जिसका m² में गुणा हो रहा है। m² में किसका गुणा हो रहा है? 6 का हो रहा है, तो m² का गुणांक 6 है। ये आंसर है भाई। इस बहुपद में अचर पद क्या है? अचर अर्थात जिसमें a b x y ये ना हो, केवल अंक हो, और केवल अंक क्या है? -6 है, तो -6 ऑप्शन डी। ध्यान रखना चिन्ह सहित माना जाता है, +6 पर आपको नहीं लिखना है, ठीक है भाई। किसी ठोस का उसके फलकों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। देखिए अगर किसी ठोस में 6 फलक है, जैसे घन में 6 फलक होते हैं, वर्गाकार हैं 6, तो 6 वर्गाकार फलकों का जो क्षेत्रफल है वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है, तो ये उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। इसी तरह बेलन है, बेलन में 2 तो वृत्तीय पृष्ठ है, पेंदा और ढक्कन, और बीच का जो खड़ा भाग है वो वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ प्लस 2 पेंदों का क्षेत्र मतलब 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो किसी ठोस के का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? उसके फलकों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है, ठीक है भाई। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मैंने बताया ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? वक्र पृष्ठ। किसके बराबर? वक्र पृष्ठ प्लस 2 वृत्तीय पृष्ठों के क्षेत्रफल के बराबर। 2 वृत्तीय में पृष्ठीय लिख गया यार, 2 बार बंदर ऊधम कर रहे हैं इसलिए 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ होता है 2πrh और 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 2πr², क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो 2 वृत्तीय पृष्ठ होंगे तो 2πr²। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा 2πr। तो देखिए 2πr कॉमन है, यहां से h और यहां से r, तो 2πr r प्लस h, 2πr r प्लस h, ऑप्शन बी हमारा सही है भाई। बंदर हैं बाहर, बहुत मतलब आपस में लड़ रहे हैं, इस कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा भी ध्यान चला जा रहा है, तो आप चिंता ना करें। चलिए, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब चूंकि घन में अगर आपसे घन का पूछा जाए तो घन में लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं, तो लंबाई की जगह भुजा लिखिए, चौड़ाई की जगह भुजा लिखिए, ऊंचाई की जगह भी भुजा लिखिए, क्योंकि ना तो किसी को हम लंबाई कह सकते हैं, किसी को चौड़ाई कह सकते हैं, ना किसी को ऊंचाई कह सकते हैं। सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह भुजा लिख दीजिए, तो भुजा गुणा भुजा हो जाएगा, ठीक है। अब लंबाई को लेंथ L, चौड़ाई को ब्रेड्थ B और ऊंचाई को H हाइट से व्यक्त करते हैं, तो घन का आयतन LVH घन इकाई, इतना घन इकाई होता है। तो LVH कहाँ है? ये रहा भाई, ऑप्शन डी में। यदि किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप, देखिए आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, कोई भी आकृति हो, उसका परिमाप क्या कहलाता है? उसकी भुजाओं का योग। अब देखिए वर्ग में भुजाएं कैसी होती हैं? 4, और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4 गुणा भुजा, चारों भुजाओं का जोड़, ठीक है। तो 4 गुणा भुजा कितनी है? 5 की, तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा वर्ग का परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे? 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 गुना कर दीजिए, तो ये 20 सेंटीमीटर का है भाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वृत्त से संबंधित है? अर्थात जिसमें कोई एक वृत्तीय पृष्ठ होता हो, ऐसी आकृति कौन सी है? घन में कोई वृत्तीय पृष्ठ नहीं होता। घन के तो 6 पृष्ठ होते हैं, जिसमें 6 कैसे हो? वर्गाकार हो भाई, तो घन तो नहीं है, घनाभ में नहीं होता। घन में 6 वृत्तीय पृष्ठ होते हैं, जबकि घनाभ में 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो एक के बदले में 2-3 समझा रहा हूं ना भाई। शंकु में होता है, देखिए शंकु की आकृति ऐसी होती है ना,
जॉकर की टोपी जैसी आइसक्रीम, तो ये देखिए ऐसी होती है ना। तो ये जो वृत्तीय पृष्ठ है, ये तो ढालू पृष्ठ है, ये वृत्तीय पृष्ठ है। तो शंकु में, ये शंकु है भाई, तो शंकु में क्या होता है, एक वृत्तीय पृष्ठ होता है। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600। देखिए घन में मैंने अभी बताया था 6 वृत्तीय पृष्ठ होते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा स्क्वायर, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 भुजा स्क्वायर। तो देखिए 6 भुजा स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, 600 दिया गया है, इसलिए भुजा बराबर हो जाएगी 600/6, अर्थात ये भुजा स्क्वायर बराबर है 100। तो केवल भुजा चाहिए, क्योंकि भाई देखो भुजा स्क्वायर का मतलब क्या है, ऐसी कोई संख्या है जिसका उसी से गुणा किया गया है और 100 मिल रहे हैं। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 10। 10 का 10 से गुणा करेंगे जब ही तो 100 आएगा। तो भुजा बराबर क्या होगी, 100 का वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल 10, तो सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए भाई मैंने आपको 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए, आशा है आपको ये बहुत पसंद आए होंगे। इससे बहुत कुछ चीजों का आपका रिवीजन हो गया होगा। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कोर्स का रिवीजन, भाई जो चीज आप वर्ष पर्यंत पढ़ते हो, पूरी साल भर पढ़ते हो, तो उसका रिवीजन क्या एक दिन में संभव है, वैसे है, मैं करा देता। अगर सुबह बच्चे ऑनलाइन मुझे मिल जाते तो मैं पूरी गणित को एक दिन में बंद ही तब करता। लगभग मैंने 60% कोर्स, 60 या 70% कोर्स को मैंने सुबह पढ़ा दिया था। 30% बच्चा मेरा कह रहा था कि साहब ऑनलाइन ज्यादा बच्चे है ही नहीं, बच्चे देख ही नहीं रहे। तो मुझे उस समय थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, एक असम्मान सा लगा, यार जब ऑनलाइन देख ही नहीं रहे तो आप पढ़ा किसको रहे। तो मैंने उस समय बंद कर दिया था। लेकिन ये बात मेरी गलत बाद में सिद्ध हुई। गलत क्यों हुई बात में सिद्ध, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही 500 से ज्यादा व्यूज तो फेसबुक पर हो चुके थे, और इसमें जैसे ही वीडियो को ऑनलाइन किया गया यूट्यूब पर, उसमें भी व्यूज लगातार बढ़ते जा रहे। तो ऐसा बात नहीं है, पर वो मेरी गलती थी। चलो मैं अब उस कमी को इस वीडियो में सुधार दूंगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे तो शाम तक और बता देना, मैं रात्रि में पढ़ा दूंगा ऑनलाइन। पर इसके लिए यार आपको मैसेज तो करने पड़ेंगे, और हाँ मैसेज तो तब करोगे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब भी अब तक नहीं किया है ना, तो कर दीजिए। मुझे अच्छा लगता है यार, सबको अच्छा लगता है, मुझे क्या लगता है? अगर कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा लगे कि उसके चैनल में सब्सक्राइबर ही नहीं हो, कोई उसको शेयर ही नहीं करे, कोई कमेंट ही नहीं करे, तो मैं किसके लिए बना रहा हूं? पैसे के लिए तो नहीं बना रहा भाई, ठीक है। गवर्नमेंट काफी तनख्वाह देती है, यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता है पढ़ाने वालों को, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल आप लोग देखते क्या हो, डांस या ऊट पटांग कॉमेडी या क्रिकेटिंग वीडियो, जो शीर्षक कुछ होता है उसमें देखने को कुछ नहीं मिलता है। ऐसे वीडियो आप देखना पसंद करते हो। शिक्षा वाले वीडियो को कौन देखता है? इस पे 1500, और यूट्यूब देता भी क्या है, 1000 व्यूज पर 2 रुपए मात्र। 1000 व्यूज पर क्या देगा यार, 20 रुपए, सॉरी 1000 व्यूज पर 20 रुपए मिलते हैं। और आप मुश्किल से, मैं सारे वीडियो की अब अगर जोड़ूं तो 500 रुपए भी नहीं मिलेंगे। तो इससे तो बढ़िया है भाई यूट्यूब को दान ही कर दिया जाए, क्यों उसको लिया जाए, ठीक है। तो चलिए बात को खत्म कर दें यहीं। अरे प्रश्न संख्या 9 को देखिए भाई, 6/13, अच्छा, इसको मैं ठीक कर लेता हूं भाई। 6/13 को -7/16 की व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। देखिए 6/13 का गुणा करना है, इसका व्युत्क्रम। अब -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा क्रम कीजिए, 16/7, पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह और लगेगा, तो गुणा करना पड़ेगा -16/7। अब कट नहीं रहे तो कर दीजिए, ऊपर का अंश का गुणा कर दीजिए, 16 छिक्की 96 बटे 13 7 91, माइनस और लगा दीजिए, और इतना कहते ही आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ये 2 अंक का है भाई, ये भी प्रश्न 2 अंक का है। समीकरण को हल करना है, ठीक है। अब बहुत आसान है भाई इनको हल करना, कि सबसे पहले अगर कोई गुणा है तो गुणा कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहां 3 का अंक इस कोष्टक से पहले, कोष्टक और 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का, तो आप गुणा करेंगे। तो देखिए पहले बाईं तरफ देखिए बराबर के चिन्ह के, यहां कुछ नहीं करना है, 8x + 4 को एज इट इज लिख देना है बराबर।
अब 3 का गुणा सबसे पहले x में करना है तो 3x, फिर 3 का गुणा -1 से करना है तो माइनस के 3, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है और +7 लिख देना है। फिर क्या करना है आपको, x की जो संख्या है आपके बाईं तरफ लिख देनी है और फिर बराबर का चिन्ह लगाना है और अंक वाली संख्याएं बराबर के दाहिनी ओर लिख देनी है। तो देखिए x वाली संख्या एक तो ये है और एक ये है, तो सबसे पहले बाईं तरफ की संख्या 8x को लिखिए, 3x को उठाकर लेके आइए माइनस के 3x, फिर बराबर उधर को जाइए माइनस के 3 है और प्लस के 7 ऑलरेडी है। अब दूसरी साइड से 4 को उठाकर इधर लेकर आइए, बराबर का निशान जब कूद कर जाएगी तो कुछ ना कुछ सीमा के उल्लंघन के कारण बदलाव करना पड़ेगा, चिन्ह में बदलाव करना पड़ेगा। +4 था वो इधर को जाकर -4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 5x और यहाँ देखिए माइनस की संख्या -3 और -4 -7 और प्लस के 7, अर्थात मैं कह सकता हूं कि 5x बराबर 0 है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 0/5, क्योंकि इधर जो गुणा में संख्या होती है x के वो बटे में आ जाती है दूसरी साइड में। तो 0/5 और 0 में 5 का भाग दें तो 0 ही आती है। अतः उत्तर आपको अवश्य लिख के आना है x बराबर 0। यह हमारा उत्तर है। आप चाहें तो इसका सत्यापन कर सकते हैं। सत्यापन कैसे करेंगे कि यहाँ 0 का मान बाएं पक्ष, देखिए बायां पक्ष, देखिए ये जब तक नहीं पूछे आपको सत्यापन नहीं करके आना है। हो सकता है पूछ ले, जब पूछेगा सत्यापन करके तो 4 नंबर का पूछेगा। बायां पक्ष क्या है भाई, बायां पक्ष है हमारा 8x + 4, x की जगह 0 रख दीजिए तो 8 × 0 + 4 अर्थात 0 + 4 बराबर 0। 8 में 0 का गुणा करें या 1000 में 0 का गुणा करें 0 ही रहता है, 0 अपने जैसी कर लेता है। अब दायां पक्ष देखिए, दायां पक्ष है 3 × x - 1 + 7, तो देखिए 3 × x की जगह 0 रखिए क्योंकि x का मान 0 आया है, -1 + 7। तो देखिए 3 का गुणा 0 से करेंगे तो माइनस के, देखो पहले तो मैं चलिए पूरा ही कर देता हूं, समय बचाने के लिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा था मैं। देखिए 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 प्लस के 7 से -3 जाएंगे तो 4। ठीक है, अरे ये मैंने क्या लिख दिया था भाई, पहले ये 0 लिख दिया था जोश में आकर, ये 4। देखिए बायां पक्ष 4, दायां पक्ष 4, दोनों पक्ष जब x के मान को रखने से बराबर आ जाए तो x का दिया गया ये मान या आपके द्वारा निकाला गया ये मान उस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो आपके द्वारा निकाला गया जो मान है वो सही है। इस बात का सत्यापन हो गया भाई। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 243 में गुणा करने पर वह पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले आप 243 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 243 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 से विभाजित कीजिए, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, फिर 3 ये 27 आ जाएंगे, फिर 3 ये 9 आ जाएंगे, फिर 3 से ये 3 और फिर 3 से 3। ठीक है भाई, तो 243 का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो देखिए 1 2 3 4 5 अर्थात 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ये आए, 5 बार 3 आए। अब आप जानते हैं घनमूल निकालने में हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। ये 3 का जोड़ा तो बन गया, लेकिन यहां देखिए ये जोड़ा 3 3 का नहीं बना, इसमें 1 3 की कमी है। तो 1 3 की कमी कहां से आई है, 243। ठीक है, अतः 243 में 3 का गुणा करने पर 243 पूर्ण घन संख्या बन जाएगा भाई। यही उसमें पूछ रहा था। ऐसे सवालों को हल करते समय आप अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड कीजिए, फिर घन है तो 3 3 के जोड़े में क्या क्या संख्या की कमी है उसका गुणा कर देंगे, और वर्ग है तो 2 2 के जोड़े बना के देख लेना कौन कौन सी संख्या में कौन सा जोड़ा अधूरा रह गया है, उतने का ही गुणा
करके उसमें वो पूर्ण घन संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। अब 12वां सवाल देखिए, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। ध्यान से सुनना भाई, 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो भोजन कितने दिन? देखिए भोजन का चलना, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, भोजन का चलना किस बात पर निर्भर करता है भाई कि भोजन कितना है, पशु कितने हैं। अब पशुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी भोजन कम चलेगा, पशुओं की संख्या जितनी घटेगी भोजन अधिक चलेगा। इसका मतलब पशुओं की संख्या और भोजन एक दूसरे के विलोमानुपात में उल्टे हैं ना भाई। तो देखिए अब मैं पहले सवाल में मान लेता हूं, मैंने पहले कुछ संख्याएं लिख कर रखी जिससे समय बच जाए। मान लीजिए भाई कि मान लीजिए कि x दिन तक चलेगा ये भोजन, कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? x दिन तक पर्याप्त रहेगा। अब पहले से ही 20 पशु थे, 10 पशु और आ गए, तो अब बाद में पशुओं की संख्या कितनी हो गई? 30। तो देखिए मैंने 2 कॉलम बना लिए भाई यहां, ठीक है। एक में तो क्या लिख दिए? पशुओं की संख्या जब 20 थी तो कितने दिन भोजन चलता था? 6। अब पशु हो गए 30 क्योंकि 10 नए आ गए और भोजन चलता है x दिन। अब क्या लिखूंगा मैं? चूंकि पशुओं की संख्या व भोजन के दिन कैसे हैं? परस्पर विलोमानुपात में। क्या है? विलोमानुपात में हैं। अतः कैसे लिखेंगे भाई? विलोमानुपात का मतलब देखिए क्या होता है कि उल्टा अनुपात है। अगर इस अनुपात को इस तरह से लिखें, यहां से ऊपर इस तरह से जाए तो फिर नीचे से इधर आना पड़ेगा, यूं विलोम। मतलब इधर से अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इधर से इधर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं इसको यूं लिखूं 20:30, 20:30, तो अब इधर से लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पहले तो बाएं से दाएं लिख रहे हैं। अब चूंकि ये विलोमानुपात में तो अतः इसको, चलो मैं सही पोजीशन में लेता हूं, तो अब इधर से इधर लिखेंगे कि x/6। अब देखिए अब इसको सरल कर लें कि या तो बटे में लिख दीजिए 20/30 बराबर x/6, बचगुणा कर दीजिए 30x बराबर 20 × 120, तो x बराबर 120/30 अर्थात 3 चौका 12। अब जो भोजन है पशुओं का वो 4 दिन और चलेगा। अब देखिए अगला प्रश्न आ गया 13वां, लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर पहुंच रहे हैं। इनमें आपको सत्य और असत्य बताना है भाई। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में से जो उपयुक्त हो उस पर सही का टिक लगाना है आपको। तो देखिए 5⁻³ का गुणात्मक प्रतिलोम 5⁻³ होगा। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखना कि घातों को धनात्मक बनाया जाता है। जब 5⁻³ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/5⁻3, क्योंकि अंश से हर में या हर से अंश में, मतलब अंश से ऊपर से नीचे लेके आए या हर से अंश में नीचे से ऊपर लेकर जाएं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए 5⁻³ है, इसको नीचे लेकर आऊंगा तो 5⁻+3 हो जाएगा। तो देखिए 5⁻³ का गुणात्मक प्रतिलोम 5⁻³ अगर है तो इन दोनों का गुणा करने पर 1 आना चाहिए, कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए 5⁻³ में गुणा कीजिए 1/5⁻³ का, तो 5⁻³ से 5⁻³ कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। ये क्या है? कथन सत्य है। अब देखिए 2⁻³ का मान 1/6। अरे 2⁻³ को कैसे लिख सकते हैं? 1/2⁻3। इसका मतलब 1/2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 का गुणा करना पड़ेगा 2 से ही। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मान तो 1/8 होगा। अतः ये बात कैसी है? असत्य है। तो असत्य पर टिक लगाएंगे बंधु। अब आ जाइए तीसरा, a⁻m और a⁻n जब आधार समान हो। देखिए यहां a आधार है, m घात है। यहां आधार a है, घात n है, आधार समान है, दोनों में a है।
तो घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात m प्लस n होगा। ये बात सत्य है, तो सत्य पे निशान आप लगाएंगे। अगला देखिए चौथा का मानक रूप ये है, तो देखिए मानक रूप कैसे लिखेंगे भाई, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 16 गुणा 10 की घात -4 इसको लिख सकते हैं। और अगर दशमलव में यहां लगाता, इसको अगर 1.6 लिखूं तो 1.6 गुणा 10 की घात -3, क्योंकि दशमलव इधर खिसकाने पर एक घात, ठीक है, जुड़ेगी और एक घात जुड़ेगी, तो 10 की घात -3 से 10 की घात 10 की घात -4 से 10 की घात -3 होगा। तो ये भी हमारा सत्य है भाई। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 14, सभी समबाहुभुजों के बाह्य कोणों का योग। मैंने अपने, फिर वही कहेंगे सर लाइव वाला वीडियो, बिल्कुल उसमें ढंग से समझाया था, आपसे कहा भी था कि ये जो लाइन मैं बता रहा हूं, मैंने 10-12 लाइन बोली थी, इनमें से कोई 4 लाइन आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करने के लिए अवश्य आएंगी। तो बंधु उसी में मैंने बताया था, कोई सा भी बहुभुजो, त्रिभुजो, चतुर्भुजो, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, 24 भुज, 50 भुज, उसके सभी बहिष्कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये रिक्त स्थान में पूर्ति करनी थी भाई। एक सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 108 डिग्री होता है, ये मैंने निकाल के बताया था। कैसे निकाला था, पंचभुज है तो 360 में 5 का भाग दे लीजिए, 72 तो होगा उसका बहिष्कोण, बाहर का कोण, और 180 में से 72 घटा दीजिए, क्योंकि अंतःकोण और बाहर का कोण जुड़ के 180 होता है। तो 180 में से 72 को घटा दीजिए, अंतःकोण आ जाएगा 108, नहीं तो 2n-4 बटे n गुणा समकोण करके भी आप दूसरे सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समिद्विभाजित करते हैं, सम चतुर्भुज होता है भाई। वो तो कौन सा होता है, सम चतुर्भुज, और वर्ग दोनों के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समिद्विभाजित करते हैं, तो वर्ग नहीं है, यहां सम चतुर्भुज है तो सम लिख जाएगा। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समिद्विभाजित करते हैं। अब चौथा देखिए, एक कोई है आयत चतुर्भुज में विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। विकर्ण लंबाई में किसके बराबर होते हैं, आयत के और वर्ग के। ठीक है, आयत और वर्ग दोनों के विकर्ण कैसे होते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं, और एक दूसरे को समिद्विभाजित भी करते हैं। तो भैया वर्ग तो इसमें है नहीं, आयत है, तो आयत ही सही होगा। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समिद्विभाजित करते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, अलग अलग होता है। एक 6 तो दूसरा 8 होगा, मतलब उदाहरण बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान से 2 बार सुनना, भले वीडियो को रिवर्स करके, पर समझ ढंग से लेना भाई। अब देखिए 15वां जो प्रश्न है वो खंड आ को खंड वा से मिलान करवाएगा। तो मिलान कीजिए बंधु। ये साधारण गुणा है, -7p का गुणा 7pq से करेंगे तो देखिए माइनस के 7 चौका 28, और p गुणा p करेंगे तो p²q, अर्थात -28p²q कहां है, ये आ गया भाई। तो a का मिलान हो गया 2 से, तो यहां लिख देंगे a का मिलान 2 से। ठीक भाई। अब b का मिलान किससे है देखना, गुणा कीजिए 9 गुणा 4, पहले तो 36 आना चाहिए, फिर y² का गुणा y से करेंगे तो y की घात 3, अर्थात b का मिलान हो गया 3 से। अब c का मिलान करके देखो, 2 का गुणा कीजिए, ये इसका मिलान हो गया इससे भाई, 2 का 3 से। ठीक है भाई। अब देखिए 2 गुणा 3 कीजिए, 2 तिया 6, और l² का गुणा l से करेंगे तो lq, m² का गुणा m से करेंगे तो m की घात 3, तो इसका मतलब 6 l की घात 3 m की घात 3, ऑप्शन 4। तो ये तो हो गया यहां मिलान, तो c का मिलान हो गया 4 से, सीधी सी बात है। d का मिलान हो गया 1 से, करके देख लेते हैं। देखिए 2 तिया 6 पंजे 30 आ गया, a b c x y z। ठीक है, तो d का मिलान इससे हो गया भाई, इसका मिलान यहां हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे।
देखिए 16वां प्रश्न देखिए, 10 पृथक पर्चियों में 1 से 10 तक पर्चियां लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई है, 10 पर्ची हैं, उन पर अलग अलग संख्याएं लिखी हुई हैं 1 से 10 तक। भाई उन्हें बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? संख्या 6 प्राप्त करना। देखिए भाई, देखिए 10 तक पर्चियां लिखी हुई हैं, बात आई समझ में। अब हर पर्ची पे एक नंबर होगा, तो देखिए 10 पर्चियों को मैं 10 बार में निकाल सकता हूं, एक एक करके निकाल लिया, तो निकालने की कुल विधियां हो गई 10। ठीक है, अब 6 एक बार ही निकलेगा ना, तो 6 की प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 1/6 P6 में मान लेता हूं। ठीक है, P6 बराबर 1/6, अर्थात 6 प्राप्त होने की प्रायिकता। अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, जाके देखिए वीडियो कौन सा, लाइव सेशन वाला। प्रायिकता को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है मैंने, उसमें से जो मैंने प्रश्न बताए उनमें से निश्चित आएगा। हो सकता है ये भी आ जाए, पर उसमें से बाहर नहीं आएगा जो मैंने वहां पढ़ाया है। तो बंधु जाकर उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। हाँ, डेटा अगर खर्च भी हो जाए तो और डलवा लेना। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी संख्या कितनी हो सकती है? 7, 8, 9 और 10, अर्थात 6 से बड़ी संख्या हो सकती है 4। तो 6 से बड़ी संख्या P greater than 6 कब प्राप्त होगी? टोटल अनुकूल स्थितियां हो सकती हैं 6, कुल परिस्थितियां हैं 10, तो 4/10 अर्थात 2/5, 2 से काट देंगे, तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/5। प्रत्येक एक अंक का है, 4 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। 6 से बड़ी, अरे यार मैं बड़ी, ये इसकी है भाई, गलती हो गई बॉस, ये तो मैंने क्या लिख दिया यार, कहां दिमाग है भाई, बराबर 1/6, ये इसको समझा दिया। बड़ी से संख्या P greater than 6, ये हो जाएगी 1/6। दूसरे में तो क्या है, 6 से छोटी एक संख्या। अब 6 से छोटी संख्या <6, अब 6 से छोटी कौन कौन सी होती है? 5, 4, 3, 2, 1, टोटल हो गई 5, तो 5/10 अर्थात 1/2। और एक अंक की एक संख्या, एक अंक की एक संख्या, एक अंक की सारी संख्याएं 10 को छोड़कर, तो 9 संख्याएं एक अंक की संख्याएं, तो एक अंक की संख्या ये प्रायिकता हो जाएगी कितनी भैया? 9/10। आ गया ना आपके समझ में? इसको आप ढंग से समझ लेना। मैंने इसको हालांकि लिख के रखा है, लगा देता हूं भाई, आप इसको देख लेना भाई, मैंने ढंग से इसमें लिख दिया है, इसको पढ़ लेना। देखिए संख्या 6 प्राप्त होने के कुल परिणाम 1 है भाई, 6 तो एक बार ही आएगा, कुल 10 है तो 6 प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1/10। 6 से छोटी संख्याएं हो सकती हैं कौन सी? 5, 4, 3, 2, 1, अर्थात 5 संख्या हो सकती हैं, तो कुल परिणाम 6 से छोटे होने के 5, कुल और टोटल परिणाम 10 है, तो 5/10 अर्थात 1/2। 6 से बड़ी संख्याएं 7, 8, 9 और 10 हो सकती है, अर्थात 4 हो सकती हैं, तो 4/10 हो जाएगी। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने अर्थात 2/5 लिख दिया। एक अंक की संख्या तो 1 से लेकर 9 तक है, तो टोटल संख्या है 9, कुल है 10, तो 9/10 हो जाएगी एक अंक की संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, मैंने लिख दिया है। अब आ जाइए सेक्शन बी, जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा बंधु। और देखिए भाई, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी अर्थात फिजिकल जो टीचर है, अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा करता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाए रखने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? भाई देखिए, ऐसी चीज हो कि जितनी पंक्तियां हो उस पंक्ति में उतने ही छात्र हों। जैसे 10 पंक्तियां बनाई तो 10 पंक्तियों में 10-10 छात्र होने चाहिए, टोटल हो जाएंगे 100। तो इसका मतलब ऐसे प्रश्नों में आपको वर्गमूल निकालना पड़ता है। आपको क्या करना है? 500 का वर्गमूल निकालना है। ये मैंने लिख दिया है, वैसे यहां लिख दिया है, पर फिर मैं दोबारा से बता देता हूं। देखो 500 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आप देखिए 2-2 के जोड़ा बनाइए, अकेला रह गया 5, तो देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 में 2 जोड़ दिया, ये 4 लिख दिया यहां। अब 5 में से 4 घटा दिया, 1, 2 0 उतार लिए। अब यहां जितना मुझे लिखना पड़ेगा
उसी का उससे अगर मैं 3 लिख देता हूं तो 43, 43 गुणा 3 करेंगे तो 129 ज्यादा हो जाते हैं। 2 लिखता हूं तो 42, 42 गुणा 2 करना पड़ेगा तो 84, मैंने यहां भी लिख दिया। अर्थात 16 बच गए। ये 16 छात्र गड़बड़ कर रहे हैं। अगर ये 16 नहीं होते तो शेषफल 0 बच जाता और ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। अर्थात 484 पूर्ण वर्ग संख्या है। 404 क्योंकि 22 का वर्ग क्या है, 484 है। ये 16 ज्यादा है, अतः इन 16 विद्यार्थियों को पीटीआई क्या करेगा, बाहर बैठा कर रख देगा। यही मैंने लिख दिया है। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 22 होगी और 22 पंक्ति बनाएगा, अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। आप ढंग से इसको पढ़ लेना बंधु। अब देखिए नीचे दिए गए पंचभुज में x का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखना, मैंने पहले सुबह वीडियो में, अब आप कहेंगे सर परेशान मत करो भाई, सबकी एक ही दवा है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, मैंने सब कुछ उसमें बता दिया है। देखिए भाई, पंचभुज में सभी कोणों का योग, एक पंचभुज का जो अंतःकोण 108 डिग्री का होता है तो 5 के हो जाएंगे कितने, 540। इसका मतलब किसी पंचभुज के समस्त अंतःकोणों का योग 540 होता है। 540 में से देखिए 30 का तो ये है, x का ये है, x का ये है, तो ये अंदर का देखिए एक रेखा पर इस तरह से जो कोण बन रहे हैं, एक रेखा पर जो ये आसन्न कोण बनते हैं, इनका जोड़ 180 होता है टोटल। अगर ये 70 डिग्री का है तो अंदर वाला कितना होगा, 180 में से 70 घटा दीजिए, 110 का ही होगा। इसी तरह अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो भाई ये अंदर का कितना हो जाएगा, 120। अब देखिए भाई, पंचभुज के समस्त कोणों का योग कितना होता है, 540। तो सबको जोड़िए, 120, 110, 120 प्लस 110, फिर x जोड़ा, x के बाद 30 जोड़ा, फिर x जोड़ा और सबको मिलके कितना रख दिया, 540। तो देखिए भाई x और x 2x लिख दिए, प्लस 120 और 110 330, 360, 360 यहां लिख दिए, बराबर 540। पक्षांतरण कर दीजिए, 2x बराबर 540, 360 इधर जाएंगे तो बच गए भाई 200 नहीं, अरे यार कितने बच जाएंगे, 280, 180 बच हैं, 540 कितने बचे यार, 260 है भाई, ये 260। देखिए 230 और 30, 260, तो ये 280 बच गए। तो x बराबर 280 और बटे 2 बराबर 140 डिग्री का होगा x का मान। यही मैंने यहां वैसे करके पहले ही लिख रखा था। आप दोनों में से किसी को पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। हाँ, किसी भी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग निकालने का सूत्र होता है, समस्त अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझ लेना। कोणों का योग कैसे निकालते हैं, n-2 गुणा 180 करके। देखिए पंचभुज है तो 5-2 गुणा 180, अर्थात 5 में से 2 गए तो 3, 3 गुणा 180 540। इसी तरह पूछूं कि षटभुज के समस्त अंतःकोणों का योग कितना होगा। षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 6, तो 6 n की जगह 6 रख देंगे, 6-2 गुणा 180, अर्थात 4 गुणा 180, 18 चौका 72। अगर ये षटभुज होता तो समस्त 6 अंतःकोणों का योग 720 होता। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। 19वां सवाल देखिए, फेविना ने 12,500 रुपए 3 वर्ष के लिए 12% साधारण ब्याज पर उधार लिए। ठीक है भाई, कितने उधार लिए, 12,500। दर क्या थी, 12%, समय क्या था, 3। तो ब्याज कितनी देनी पड़ेगी, तो साधारण ब्याज का निकालने का सूत्र क्या था, आपको पता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिए रुपए कितने उधार लिए, 12,500, दर कितनी है, 12%, तो 12 ऐसे ही ना, और समय कितना है, 3, और बटे 100, 0 से 0 कट गए। तो देखिए कितने, 125 गुणा 12 गुणा 3 कर दीजिए, टोटल आ जाएंगे 4500 रुपए। ये मैंने लिख दिया है।
फेविना के लिए साधारण ब्याज PRT, P का मतलब प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, R का मतलब रेट अर्थात दर, T का मतलब समय। ठीक है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 12,500 गुणा 12 गुणा 3 बटे 100, 4500 रुपए तो साधारण ब्याज की दर से ब्याज जाएगा। अब क्या है, और राधा ने उतनी ही राशि, अर्थात राधा ने भी कितनी राशि ली भाई, इसको मिटा देता हूं। अब राधा ने भी उतनी ही राशि 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता हो तो अधिक ब्याज किसको चुकाना पड़ेगा और क्यों निकालना है। तो इसका मतलब राधा की ब्याज कैसे निकालेंगे, राधा की चक्रवृद्धि ब्याज होगी भाई, तो राधा की चक्रवृद्धि ब्याज। और देखिए मैंने सुबह वीडियो में बताया था चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र क्या है, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन, ऐसे ही ना। तो मूलधन क्या है 12,500 गुणा 100 प्लस दर कितनी है 12 है क्या 10 है सर, कितने 10% की दर से लिया है, 10% की दर से कितने समय के लिए लिया है, 3 साल के लिए भाई, उतने ही समय बटे 100 घात 3 माइनस 12,500। तो देखिए सरल कर लीजिए, 12,500 गुणा, अब ये 100 प्लस 10 110 बटे 100 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, और माइनस 12,500। तो देखिए सरल कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से 1 जीरो, या जीरो से ये जीरो कट गए भाई, 5 दूनी 10 और 25 पंजे 125, अब नहीं कट रहे। तो देखिए 11 गुणा 11 गुणा 11 ये हो गए 1331, 11 11 121, 121 गुणा करेंगे 11, 11 की घात 3 1331 होता है, 1331 गुणा करिए 25 और बटे 2 और माइनस 12,500 इसमें से घटा दीजिए। तो भाई मेरे 25 का गुणा करेंगे तो देखिए 25 एकन 25, 25 थी 75 और ये 77, 25 थी 75 और 7 82, 25 एकन 25 और 8 33, इतने बटे 2 माइनस 12,500। तो 2 का भाग दीजिए, 2 एकन 2, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 माइनस 12,500। अब की बार ब्याज कितना गया भाई, 12,500 मतलब 12 कितने भाई 16,635 रुपये 50 पैसे में से 12,500 गए, तो 0.50 5 3 1 4 4135 रुपये 50 पैसे ब्याज के गए राधा के भाई। और उसके कितने गए थे 4500 रुपये, ज्यादा किसने दिए, फेविना ने दिए। कितने ज्यादा दिए, 4500 ज्यादा है, तो 4500 में से 4137 रुपये 50 पैसे घटा दिए, 362 रुपये 50 पैसे उसने ज्यादा दिए भाई। ठीक है, ये 37 थे क्या, 2 सत्ते 14, सॉल्व कर लेना यार, हमने जो सॉल्व किया है उसको देख लेना दोबारा से, है ना। हमारे आए 3135 ही आएंगे यार, 35 ये सही है, हमारा सही है भाई। इसको गुणा भाग और देख लेना भाई, इसमें इतना ही सही है, तो इसमें देख लेना भाई, 2 का भाग देंगे 2 16, 1 2 छिक्की 12, 2 तिया 6 1 और 2 पंजे 10, ये यही सही, हमारा सही है भाई, ये गलत है भाई। इसको तो 4500 माइनस 4135 रुपये 50 पैसे, तो 2 रुपये और कम कर देंगे, 360 रुपये 50 पैसे। देख लेना आप और फिर गुणा भाग करके। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगला। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की जरूरत होती है भाई। देखिए जितने दिन ज्यादा लगेंगे मशीन उतनी ही कम होनी चाहिए, अगर कम दिन में बनाना है तो मशीनें ज्यादा होनी, सीधी सी बात है। उतनी वस्तु 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, तो देखिए दिनों की संख्या और मशीनों की संख्या विलोमानुपात में, थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, उसी तरह मैंने लिख लिया है भाई, दिनों की संख्या, हाँ भाई
तो देखिए ये कॉलम मैं चलो दोबारा बना देता हूं, इसमें ये बनाए थे जब मिट गए थे। देखिए यहां दिन जब 63 दिन में बनाने तो मशीनों की संख्या कितनी थी? 42। सुनो 63 दिन में बनाने थे तो मशीन तो दिनों की संख्या मशीनों की संख्या क्या थी? 42। अब देखिए अगर उतनी वस्तुओं को 54 दिन में बनाना है तो मैंने मान लिया मशीनों की संख्या की जरूरत पड़ेगी x की। ठीक है, तो अब ये कैसे प्रतिलोम अनुपात में? तो देखिए एक अनुपात को लिखने में इधर की तरफ जाएंगे, अर्थात 63/54। तो 63/54 बराबर, अब चूंकि विलोम अनुपात में अगर समान पात में होते, अगर मतलब एक राशि बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ती, ठीक है, जैसे 10 आदमी और 180 लड्डू मतलब बना सकते हैं, तो 12 आदमी कितने बनाएंगे? आदमी बढ़ रहे हैं तो काम भी ज्यादा करेंगे, तो ये तो समान अनुपात है। तब तो हम बाएं से दाएं दोनों तरफ से जाते, इस तरह से जाते, अर्थात 63/54 बराबर 42/x लिखते। लेकिन अब ये तो उल्टा मामला है, दिनों की संख्या बढ़ेगी मशीनों की संख्या घटेगी। तो देखिए अब क्या करना है फिर हमें, तो अब मुझे एक बार तो इधर को अनुपात लिखना है, एक साइड को इधर लिखना है, अर्थात 63/54 बराबर x/42। अब बचगुणा कर दीजिए, x गुणा 54 बराबर 42 गुणा, ये लिखना x गुणा 54 बराबर 42 गुणा 63। तो x बराबर क्या होगा? 42 गुणा 63 में 54 का भाग लग जाएगा, तो काट दीजिए। देखिए 6 नाम 54, 6 सत्ते 42 और 9 7 63, तो कितने आ जाएंगे? 49 मशीनों की आवश्यकता होगी भाई। ठीक है, तो ये सवाल हो गया 20वां। अब 21वां सवाल अब आपकी स्क्रीन पर है भाई। समीकरण को हल करना है। ये समीकरण देखिए हल कर दीजिए। चलिए खैर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले गुणा भाग है तो उसको कर लेते हैं। देखिए 5x -2 का गुणा करेंगे तो ये माइनस गुणा, ठीक है, -2 का गुणा करेंगे किसमें? इस 2x में, तो माइनस के 4x, फिर -2 का गुणा होगा -7 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 सत्ते 14। अब बराबर 2 का गुणा कीजिए 3x से 6x, फिर 2 का गुणा कीजिए -1 से, तो माइनस के 2 और प्लस के 7/2। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे भाई? x की संख्याओं को एक तरफ लिखिए, 5x माइनस के 4x और ये 6x को इधर ले आइए, तो माइनस के 6x बराबर माइनस के 2 प्लस के 7/2 और ये 14 इधर जाएंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे। अब देखिए 5 तो प्लस के हैं और 6 और 4 10, लिख देता हूं इसको, 5x माइनस 10x बराबर माइनस के 2 और माइनस के 14 माइनस के 16 हो गए, प्लस के 7/2। ये कितने हो गए भाई? ये बच गए माइनस के 5x बराबर 2 लघुत्तम हो गया, तो माइनस के 32 प्लस 7, ये माइनस के 5x बराबर ये माइनस के 25/2। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, बचगुणा कर दीजिए, अर्थात 10x 2 गुणा 5 करेंगे बराबर 25, तो x बराबर 25/10 अर्थात 2.5 आप लिख सकते हैं, या 5/2। यही हमारा क्या है? आंसर है भाई। x का मान कितना आ गया? 5/2। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर, अब देखिए 22वां सवाल देखिए। पाई चार्ट को मैंने सुबह बहुत समझाया था, आप भी बोर हो गए होंगे इस बात को सुनकर, और मैंने बताया था कि इस पाई चार्ट को कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको सरल किया जाता है। और वहां दूसरा उदाहरण था, यहां अलग है, एक बार और समझ लीजिए। तो देखिए भाई, चलिए मैं इसको सरल कर देता हूं यार।
ठीक है भाई, अब तो साफ दिख रहा है ना आपको। देखिए टोटल अंक विद्यार्थी ने कितने प्राप्त किए? 540। अब सोचिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए? उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या जांच आप कर सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है? तो सीधी सी बात है, आपको उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों को निकालना है कि हर विषय में कितना। देखिए यहीं से ये जो निकाला है उसको छोड़िए, मैं यहीं बता देता हूं आपको कि उस विद्यार्थी ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। देखिए गणित में उसके द्वारा प्राप्त अंक कैसे निकालेंगे भाई? उसके द्वारा जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री का। उस ठीक है, गणित के जो प्राप्तांकों का कोण क्या है? 90 डिग्री का, बटे 360। हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर, ये जो कोई वृत्त है इसके केंद्र पर बने कितने भी कोण बना लो, 1000, 2000, 5000, लेकिन सबका योग 360 होता है। तो 360 का भाग देना है, संख्या कुछ भी हो, गुणा कुल प्राप्तांक क्या थे? 540। ठीक है भाई, तो 9 चौक, तो अब इसमें सरल कर दीजिए, 135, सॉरी 135, 4 3 12 होते हैं ना, 135 अंक आए उसके गणित में भाई। तो गणित में कितने हैं? 135 मैंने यहां लिख दिए, वैसे नीचे लिख देना जैसे मैंने यहां लिख दिए कि गणित में उसके द्वारा जो प्राप्तांक है वो कितने हैं? 135। ठीक है, इसी तरह सामाजिक विज्ञान में कैसे निकालेंगे? उसका सामाजिक विज्ञान में उसका कोण कितना है? 65। तो 65 को ऊपर लिखूंगा, नीचे 360 गुणा 540, वही विधि रहेगी। तो 97.5 अंक आ गए उसके सामाजिक विज्ञान में। इसी तरह विज्ञान में उसके प्राप्तांक कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए सामाजिक विज्ञान में विज्ञान में कितने? 80 का कोण है, तो 80 बटे 360 गुणा कुल प्राप्तांक, टोटल जो पूर्णांक है वो है 540। अब इसको सरल कर देना, 9 चौका 36 और 9 छिक्की 54 और 8 चौका 32, सॉरी 4 दूनी 8, तो 120 अंक आ जाएंगे विज्ञान में। इसी तरह हिंदी के अगर प्राप्तांकों की बात करें हम, तो देखिए हिंदी का कोण कितना है? 70। ये हिंदी है भाई, ठीक है, ये हिंदी है। तो हिंदी का कोण कितना है? 70। तो 70 बटे 360 गुणा 540, ये 105 अंक आ जाएंगे। अंग्रेजी के 55 बटे 360 करके आ जाएंगे ना, 55 है अंग्रेजी का कोण, तो 55 बटे 360 गुणा 540। अब देखिए हिंदी में अब वो पूछ रहा था पहला प्रश्न, किस विषय में 105 अंक आए थे? यहां देखिए 105 किस में? हिंदी में। अब वो अगले में क्या है? उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? देखिए यहां ही निकाल सकते थे आप सीधे, या तो ही देख लीजिए गणित में कितने हैं? 135, हिंदी में कितने हैं? 105। कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए? 30 अंक। भाई गणित में 135 है, हिंदी में 105 है, तो 30 अंक ज्यादा प्राप्त किए। सीधे सीधे भी निकाल सकते थे। गणित का कोण कितना है? 90। हिंदी का कोण कितना है? 70। तो 90 में से 70 घटा लीजिए, 20 डिग्री का अंतर है। तो देखिए 20 बटे 360 गुणा 540 करके भी आप निकाल सकते थे। 9 चौका 36, 9 छिक्की 54 और 4 पंजे 20, तो 5 छिंगी 30। आगे ना भाई। ऐसे ही क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए? तो सामाजिक विज्ञान कहां है? ये रहा 97.5, और ये गणित में कितने हैं? ये भाई, मैं कलर चेंज कर देता हूं यार, बहुत देर हो गई। तो देखिए सामाजिक विज्ञान और गणित, इनको जोड़िए, इनके अंक हो गए, ये रहे साहब 232.5। और दूसरा पूछ रहा है विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है हिंदी और विज्ञान को जोड़िए, 120 और 105, 225 हो गए। हिंदी और विज्ञान तो 225 जुड़ के हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित है 232 है। हाँ भाई, सामाजिक विज्ञान और गणित का जो योग है वो हिंदी और विज्ञान के योग से अधिक है, इसलिए 7.5 अंक अधिक है। यही इसमें प्रश्न पूछ रहा था। आशा है समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 23, और प्रश्न संख्या 23 में है कौन? 23 में है, बताइए, गुणनखंड। आपको 4 गुणनखंड करने होंगे, 2 अंक का एक गुणनखंड आएगा
तो मैं जिसमें 5 दे दिए मैंने, 5 में से कोई 4 आ जाएंगे। चलिए मैं एक एक करके बताता हूं। पहला देखिए, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अगर ऐसा मिल जाता है तो बहुत सरल, दो दो के जोड़ा बना लीजिए और जोड़े इस प्रकार बनाइए, चाहे संख्याओं को आगे पीछे करना पड़े कि कोष्टकों में समान संख्या आ जाए। तो देखिए पहले में कॉमन दिख रहा है x, तो x में कॉमन निकालूं तो यहां से बच जाएगा a प्लस दूसरे से बच जाएगा b। अब देखिए इसमें दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, लेकिन अगली दोनों संख्या ऋणात्मक हैं, तो कॉमन लेना पड़ेगा ऋणात्मक। तो माइनस, दोनों में y कॉमन है, यहां से बच जाएगी a, यहां से बच जाएगी b, लेकिन दोनों माइनस के कॉमन लेने के कारण धन की आएंगी। तो भैया अब दोनों कोष्टकों में a प्लस b बच गया, ठीक है। a प्लस b दोनों कोष्टकों में एक जैसी है तो एक जगह लिख दिया, इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा माइनस y, और यही हमारा आंसर है। इतना लिख कर आते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए भाई दूसरा सवाल में, चलो यहीं कर देता हूं। देखिए दूसरा सवाल है 63a² माइनस 112b²। देखिए जब दो संख्याओं पे वर्गो बीच में ऋण का चिन्ह, तो वो निश्चित है वर्ग संख्याएं होंगी, लेकिन आपको पता है ना तो 63 है ना 112 वर्ग है, तो कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई कॉमन निकलेगा। ये बात ध्यान रखना। कॉमन क्या निकल सकता है? 7 निकल सकता है। देखिए 7 अगर मैं कॉमन निकालूं तो देखिए 7 नाम 63 9a² माइनस 16 सत्ते 112 16b²। अब देखिए 7 तो यहां है ही। अब देखिए भाई इसको कैसे कर सकते हैं। 9a² अर्थात 9a² किसका वर्ग है? 3a का वर्ग है, माइनस 16b² किसका वर्ग है? 4b का वर्ग है। अब दो संख्याओं पे वर्ग है, बीच में ऋण का चिन्ह, तो एक बार जोड़ दीजिए, कोष्टकों के अंदर लिखी संख्या को एक बार घटा दीजिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 7 इंटू 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b, यही हमारा आंसर है, ठीक है। और इतना लिख पाते हैं तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे बंधु। अब चलते हैं तीसरा भाई। तीसरा इसमें सबसे कठिन है, तो इसको मैं लिख देता हूं पहले। तीसरा 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। अब देखिए ऐसे सवालों को करने में सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगता है इसमें। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लगता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। तो देखिए 25a² को ऐसा का ऐसा लिखें, माइनस यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए ये क्या बचेगा? 4b²। माइनस कॉमन लेने के कारण ये 28 हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 28bc और 49 हो जाएंगे प्लस के ये c²। अब आपके बात समझ में आई कि मैंने माइनस क्यों लिया? जिससे ये, क्योंकि वर्ग संख्याएं धनात्मक रखनी पड़ेंगी आपको, तभी आप इस सवाल को कर पाओगे। तो देखिए अब ये 25a² किसका वर्ग है? 5a का वर्ग है, माइनस यहां देखिए ये किसका वर्ग है? 2b का, और 49 किसका वर्ग है? 7c का। बीच की संख्या क्या इस 2b और 7c की गुणा की दुगनी है तो 2 गुणा 2b गुणा 7c, तो करके देख लिया। अगर 28bc आ रहे हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो देखिए 7 दूनी 14 दूनी 28bc आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? ये होल स्क्वायर है तो 5a का ये होल स्क्वायर है, माइनस ये किसका होल स्क्वायर है? 2b। अगर बीच में माइनस है तो माइनस लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, लास्ट की संख्या को लिख दीजिए। इसका मतलब ये 5a का वर्ग है, और ये पूरी जो संख्या थी यहां से लेके यहां तक की ये
2b माइनस 7c की होल स्क्वायर है, क्योंकि होल स्क्वायर खोलकर देख लीजिए। 2b का वर्ग 4b स्क्वायर, बीच में गुणा का दुगना लिखते हैं, 7 दूनी 14 दूनी 28 लिखेंगे, 28bc माइनस आएगा, और लास्ट में दूसरी संख्या का वर्ग, वर्ग हमेशा प्लस में लिखा जाता है, 7c का वर्ग 49c स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखिए दो संख्याओं पे वर्ग है, बीच में ऋण का चिन्ह, तो कोष्टक की संख्याओं को एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। तो देखिए दोनों कोष्टकों की संख्याओं को जोड़िए एक बार, इसका मतलब एक बार तो 5a में इस संख्या को जोड़ेंगे तो प्लस 2b माइनस 7c हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में 5a से इस कोष्टक की संख्याओं को घटाएंगे, और घटाने का मतलब दोनों संख्याओं का चिन्ह बदलेंगे। तो देखिए 5a माइनस 2b प्लस 7c लिखेंगे, और यही हमारा आंसर होगा बंधु। आई समझ में? यार कठिन तो है भाई, अगर नहीं आ रहा है तो फिर पूछना तो पड़ेगा किसी से। ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 को मैं लाता हूं, पर कलर चेंज कर देता हूं, लाल लाल देख के दिमाग भरभरा गया होगा। तो देखिए अगला क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। तो देखिए अगला क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। तो बंधु क्यू स्क्वायर का गुणनफल गुणांक है 1 गुणा 21 करेंगे तो 21 के ऐसे दो टुकड़े विभाग करिए जिनका जोड़ 10 होता हो, अर्थात बीच की संख्या होती हो 7 या 21। तो 10q के स्थान पर क्या लिखेंगे, 7q माइनस 3q। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं, क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21, या दो के जोड़े बना दें, पहले जोड़े में से कॉमन है q, तो q माइनस 7, और माइनस 3 यहां से कॉमन है तो q माइनस 7। इसका मतलब अब q माइनस 7 दोनों में कॉमन है, q माइनस 7 कॉमन दोनों में है, तो यहां से बचेगा q, यहां से बचेगा माइनस 3, तो q माइनस 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये हो गया 4। अब मैं चलिए जब करा ही रहा हूं तो 5वें प्रश्न को और करा देता हूं। 5वां प्रश्न ये है भाई कि l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। ये क्या है भाई, देखिए l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। बंधु आपको सूत्र याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं ना, पहली संख्या का वर्ग और पहले में, और फिर लास्ट में दूसरी संख्या का वर्ग, लेकिन बीच में क्या लिखते हैं, दोनों संख्याओं के गुणा का दुगना लिखते हैं, अर्थात ए बी का दुगना 2ab। तो यहां देखिए इसी तरह l प्लस एम का होल स्क्वायर करिए, अर्थात l स्क्वायर प्लस बीच में लिखेंगे 2lm, एक ही जगह l लिख दीजिए, b के स्थान पर m लिख दीजिए, प्लस एम स्क्वायर और माइनस 4lm, ये 4lm तो लिखना पड़ेगा। अब सोचिए 4lm में से प्लस के 2lm घटाने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, l स्क्वायर माइनस 2lm, यहां 4lm माइनस के हैं, 2lm प्लस के हैं, तो माइनस के 2 बचेंगे, प्लस एम स्क्वायर। तो देखिए अब ये किसका होल स्क्वायर है भाई, l माइनस एम का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहां देखिए ये जो सूत्र था ना, ए स्क्वायर, अरे यार a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। अपने आप देखिए ये l स्क्वायर है, ये m स्क्वायर है, बीच में lm का दुगना है, माइनस के चिन्ह है तो l माइनस m का होल स्क्वायर है, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं, इसका अथवा और आएगा भाई, 4 नंबर वाले में अथवा भी मिलेगा। इसमें क्या है, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड करके भाग भी देना है आपको, या तो उसको कर दीजिए या इसको कर दीजिए। तो देखिए अब पहला है, इसमें इसको भाग देंगे। तो देखिए पहला जो सवाल था, मैं फिर चेंज करूं यार, चलिए देखिए z इंटू 5z स्क्वायर माइनस 80 को भाग करना है 5z
और z+4 से। तो देखिए z और यहां से 5 कॉमन है भाई, तो 5 कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां से बचेगा z² -16 बचेगा ना, भाग 5z z+4। अब देखिए 5z, इसको मैंने 5z लिख दिया, z² -16, z किसका वर्ग है, z का वर्ग है भाई, ठीक है, -16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, भाग 5z और z+4। तो देखिए ये गुणनखंड हो गए हैं भाई 5z, अब z का वर्ग और 4 का वर्ग, तो z+4 और z-4। भाई एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, भाग 5z z+4, भाग लिख दीजिए भाई 5z z+4 z-4, भाग को बटे में लिख देते हैं, तो 5z z+4, 5z से 5z कट गया, z+4 से z+4 कट गया, क्या रह गया, z-4। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्या है भाई, ये है, इसमें इसको भाग देना है, किसमें किसको भाग देना है कि m² -14m और क्या है +32 है, -32 में -32 को भाग देना है m+2 से। तो देखिए इसके गुणनखंड करें, 32 के ऐसे दो टुकड़ा बताइए जिनका जोड़ 14 होता हो, 16 दूनी 32, ठीक है भाई, m² -16m +2m। भाई 16 दूनी 32 है, तो माइनस के 14 कब आएंगे, जब 16 माइनस के रखें प्लस के 2 रखें, ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और फिर माइनस के 32 भाग m+2। तो देखिए 2 के जोड़ा बनाइए, यहां से m कॉमन है तो m-16, यहां से 2 कॉमन है m-16 भाग m+2। तो देखिए इसके खंड हो गए m-16, पहला कोष्टक दोनों में समान बन गया, यहां से m यहां से +2 m+2, इसमें बटे, भाग का मतलब बटे, क्या करना है m+2 से m+2 कट गया, आंसर m-16 आ गया, यही आपका आंसर है भाई। तो देखिए ये लाइन खींच दी। अब तो मैं चलो यार, मुझे भी कभी कोई सा रंग पसंद आता है, कभी कोई सा पसंद आता है। अब इसको कर देते हैं भाई 5pq p² -q², और इसको तो मैं चलो यहीं कर देता हूं यार, इसको यहीं कर देता हूं, चलो यहीं, ये थर्ड वाला है 5pq और p² -q² में भाग देना है 2p और p+q का। तो देखिए यहां देखिए 5pq और p² -q² के खंड कर दीजिए p+q और p -q, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, नीचे बच गया 2p और p+q। तो देखिए p+q से p+q कट गया, और p नीचे p था क्या, हाँ p से ये p कट गया, तो क्या बचा भाई 5/2, ऊपर बचा q और p -q, यही हमारा क्या है आंसर है भाई। चौथा सवाल और रह गया, 9x² y² 3z -24। तो देखिए 9x², ये चौथा सवाल है, 9x² y², यही सवाल तय किया यार, 9x 3z -24 3z -24, इसको भाग करना है, किससे भाग करना है, 27xy z-8, 27xy z-8, एक बार और देख लेना, इसी से करना है। तो देखिए इसको करो भाई, 9x² y², 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ जाएगा, तो z-8 बटे 27xy z-8। देखिए z-8 से z-8 हट गया, 9 × 27 से 27 कट गया, तो और x
ऊपर रह गया भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे रह गया एक्स वाई स्क्वायर और कट गया, तो एक्स वाई क्या आ जाएगा आंसर। अब 24वां प्रश्न, 25 प्रश्न टोटल इसमें आते हैं भाई। 24वां प्रश्न क्या है, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे खंड रखे जा सकते हैं। ये 4 नंबर का है और एक ये 4 नंबर का है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए घनाभ के आयतन में घन का आयतन का भाग दे देते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए घनाभ की लंबाई 60 है, चौड़ाई 54 है, ऊंचाई 30 है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात 60 गुणा 24 गुणा 30 मैंने लिख दिया यहां। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। अब भुजा कितनी है 6, तो 6 की घात 3 अर्थात 6 गुणा 6। तो इसका मतलब क्या है, तो छोटे घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग देंगे, अर्थात 60 गुणा 54 गुणा 30 में 6 गुणा 6 गुणा 6 का भाग दे देंगे। तो देखिए करके देख लीजिए, 60 गुणा 54 गुणा 30 में भुजा क्यू अर्थात 6 गुणा 6 गुणा 6 का भाग दे दीजिए 10। इस 6 से 6 नाम 54 और 6 पंजे 30। तो देखिए 9 पंजे 45, 45 गुणा 10 करेंगे तो 450 घन रखे जा सकते हैं। आ गया ना भाई। इसमें दूसरा देखिए, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन तो इतना है मीटर क्यूब और आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। अब ध्यान रखना भाई, या तो दोनों तरफ मीटर हो या दोनों तरफ सेंटीमीटर हो। तो व्यास कितना दे रखा है 140, तो त्रिज्या हो जाएगी 70 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बनाएंगे मीटर, तो 70 बटे कर देंगे यही 70 बटे 100 और 0.7 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.7 मीटर। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखिए मैं यहां करके बता देता हूं, बेलन का आयतन कितना दे रखा है, बेलन का आयतन यहां लिख दीजिए। देखिए बेलन का आयतन बराबर कितना दिए रखा है इसने, देखिए बेलन का आयतन कितना है 1.54, बेलन का आयतन दे रखा है 1.54। अब बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1.54। क्या पूछ रहा है इसमें, ऊंचाई निकालिए बेलन की ऊंचाई। तो देखिए एच बराबर, तो एच बराबर क्या होगा 1.54 में किसका भाग लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर का, पाई आर स्क्वायर का। तो देखिए 1.54 बटे पाई का मतलब होता है 22 नीचे 7 ऊपर, और आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या का वर्ग, और त्रिज्या कितनी है 0.7। तो देखिए 0.7 गुणा 0.7, तो देखिए 1 पॉइंट से तो ये पॉइंट ये दोनों ही कट गए भाई, इन दोनों पॉइंटों से ये दोनों पॉइंट कट गए, एक साथ से एक साथ कट गया, और देखिए 22 सत्ते 154 और 7 से ये 7 कट गया, सब कट गए। इसका मतलब कहां बच गो, 1 मीटर उस बेलन की ऊंचाई है, और यही इसमें आंसर आ गया है। वही सब कुछ मैंने लिख रखा था, बेलन की ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है। आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अथवा में भी तो आएगा इसका, इसमें भी अथवा है। मैंने अथवा में क्या रख लिया है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और एक और आ जाएगा। तो देखिए इनको आप ढंग से पढ़ लेना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 34 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 है और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर, 1/2। पहली समांतर भुजा ए है, दूसरी समांतर भुजा बी है, तो ए प्लस बी अर्थात समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई क्या है एच। तो देखिए दूसरी बी मान लीजिए, पहली कितनी है, एक की लंबाई 10 है, तो ए बराबर 10 और ऊंचाई एच बराबर क्या है 4। तो देखिए समलंब चतुर्भुज की जगह क्या लिख दिया, क्षेत्रफल की जगह लिख दिया 34। तो 34 बराबर 1/2 ए कितना है 10, भाई ए कितना है पहली 10 प्लस बी गुणा एच, एच कितनी है 4,
तो देखिए अब जो कहेंगे साहब 1/2 क्यों, अरे यार ये लिख दिया ना 34 बराबर 1/2 10 प्लस बी गुणा 4, 2 से ये 2 बार कट गया तो कितना आ गया भाई 2 इंटू 10 प्लस बी बराबर 34, तो 34 बराबर 2 का गुणा कर दिया 10 दूनी 20 प्लस 2 बी आ गया ना। अब एक जगह 2 बी इधर को आ जाएंगे, 2 बी इधर को रख लिए, 20 को इधर पक्षांतरण कर दिया तो 2 बी बराबर 34 माइनस 20, 34 में से 20 गए तो 14, तो 2 बी बराबर 14, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 14/2 अर्थात 7, अर्थात दूसरी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर की है। आपके आशा है समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको ढंग से देख लेना भाई। अब इसी में मैंने अरे क्या लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, एक सवाल और रख दिया है। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 14 मीटर है, शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर हैं, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्ण जो डाले जाते हैं ना उन पर लंबाइयों का योग गुणा विकर्ण, मतलब 1/2 विकर्ण गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो देखिए विकर्ण क्या है बी है, 1/2 विकर्ण तो बी है और लंबाई क्या है जो लंब डाले गए H1 और H2, ये सूत्र है ना। विकर्ण तो 24 का है तो बी का मान तो 24 है और इस पर लंब एक 13 मीटर का है एक 8 मीटर का है। तो देखिए 1/2 24 तो विकर्ण आ गया, 13 पहला लंब प्लस 8 दूसरा लंब, तो 1/2 24 गुणा 13 और 8 21, 2 से ये 12 कट जाएगा, 12 गुणा 21 करेंगे तो 252 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये 2 नंबर का, ये 4 नंबर का था भाई, तो 4 और 2 6, एक 2 नंबर का और रख दिया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण अगर 7.5 और 12 हो तो क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पहला गुण विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, तो बराबर 1/2 पहला विकर्ण क्या है 7.5 गुणा दूसरा विकर्ण क्या है 12, तो ये कट गया भाई, तो 7.6 गुणा 6 कर दीजिए, सॉरी 7.5 गुणा 6 कर दीजिए 45 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, अर्थात पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे 2। अब 25वां और अंतिम सवाल, इसमें आएगा आपका ग्राफ। क्या आएगा ग्राफ आएगा भाई। तो चलिए मैं ग्राफ बना के बनाऊं क्या आप जानते हैं, चलिए बना के बता देता हूं। तो देखिए अब चलते हैं ग्राफ पर। यहां देखिए कार द्वारा तय की गई एक दूरी दी गई है, समय घंटों में दिया गया है 6 बजे प्रातः, 7 बजे प्रातः, 8 बजे और 9 बजे। 6 बजे उसके द्वारा तय की गई दूरी 40 किलोमीटर है, 7 बजे 80 किलोमीटर और 8 बजे 120 किलोमीटर और 9 बजे 160 किलोमीटर है। प्रश्न क्या पूछ रहा है 7:30 बजे से 8 बजे के अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ग्राफ द्वारा निकालना है मुझे, और कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ये आपका ग्राफ पेपर आ गया। ठीक है, अब इस पर हम क्या करते हैं बीच में मतलब वर्टिकल और यहां 2 रेखाएं खींच देते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं बीच की बजाय कहीं कॉर्नर में खींच लीजिए आप। और देखिए चलिए मैं खींच के बता देता हूं, जैसे ये आपका ग्राफ पेपर है तो यहां ऐसे खींच लेना, आप इस तरह से लाइन खींच लेते हैं, ये थोड़ी सी टेढ़ी, हाँ गलत है भाई, बिल्कुल फिक्स खींचना है आपको। स्केल की सहायता से मैं ये लाइन खींच लेता हूं और चलिए ये अब इसको ऊपर करके और यहां ये भी लाइन खींच देता हूं मैं। ठीक है भाई, तो अब मैं क्या करता हूं पैमाना मानता हूं भाई। पैमाना क्या मानता हूं, तो देखिए ऊपर तो 6 से 9 बजे तक हैं, तो अगर 2 बड़े खाने बराबर में 1 घंटा मान लूं तो 6 खानों में हो जाएगा भाई 8 खानों में, या एक बड़ा खाना बराबर 1 घंटा मान लीजिए, एक बड़ा खाना बराबर 1 घंटा मान लें, चलिए 2 बराबर मान लें। पैमाना, तो देखिए पैमाना कैसे लिखेंगे, यहां पैमाना लिखना भाई x अक्ष पर, x अक्ष पर
2 बड़े खाने बराबर 1 घंटा, ठीक है। और y अक्ष पर कितना है, 40 किलोमीटर से 160 तो 120, अगर तो एक बड़ा खाना बराबर 40 किलोमीटर मान लेते हैं, एक बड़ा खाना बराबर 40 किलोमीटर मान लें, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब आप 6 मान लें, कहां से शुरू है, 6, तो देखिए 6 तो यहां ही बच जाएंगे 0, ये तो 6, ठीक भाई। अब ये 6 और 2 बड़े खाने बराबर ये, तो यहां 7 बजेंगे, यहां ये 0 पर ये मूल बिंदु है तो यहां तो 6 बजे भाई, यहां क्या बजे 8, यहां बज गए 9 और यहां बज गए 10। तो ये घड़ी का समय है भाई, ये तो समय है, समय घंटे में, ठीक है। और यहां इसी बिंदु पर जैसे यहां 40 किलोमीटर मान लें या 0 किलोमीटर मान लें, ठीक है भाई। चलो यहां 40 यहां मान लें, तो एक बड़ा खाना बराबर 40 माने तो यहां 80 हो जाएंगे, यहां 100, ये तो ज्यादा छोटा ग्राफ बन जाएगा भाई, ये तो ज्यादा ग्राफ छोटा हो जाएगा क्योंकि ये, ठीक है। तो 2 बड़े खाने बराबर ही मान लेता हूं, इसको भी कर देता हूं, 2 बड़े खाने बराबर, 2 बड़े खाने बराबर 40 किलोमीटर, ठीक है। तो 40 कैसे मानेंगे फिर, अरे यार ये, ठीक है भाई। अब 1 और 2 यहां 80 किलोमीटर हो जाएगा, यहां 120 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 160 किलोमीटर। ये दूरी है, तय दूरी, किसमें, किलोमीटर में, ठीक है भाई। अब देखिए 6 बजे तो 40 किलोमीटर है तो पहला बिंदु ही आ गया। 7 बजे कितने किलोमीटर पर है वो गाड़ी, 80 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। 7 बजे 80, तो देखिए 7 से यहां चलेंगे और 80 से यहां आएंगे, तो इस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा दूसरा 7 और 80, ठीक है भाई। अब देखिए अगला है 8 बजे है 120 और 9 बजे 160। 8 बजे 120, तो देखिए 8 की लाइन में चलेंगे और 120 की लाइन में चलेंगे, ये तीसरा बिंदु आ जाएगा। 9 बजे है 160, तो ये बिंदु मैंने लगा दिए भाई, ठीक है। अब ये सभी बिंदु एक लाइन में आ गए, इनको मिला दीजिए भाई, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, कलर भी चेंज कर लेता हूं, ये मैंने रेखा खींच दी, तो ये बन गया आपका ग्राफ, ग्राफ बन गया भाई। अब इसमें जो आए हुए प्रश्न हैं उनको पूछिए, 7:30 से 8 बजे के बीच में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो देखिए 7:30 बजे और 8 बजे 2 जगह लंब खींचिए। अब 7:30 कहां होंगे, बीच में होंगे भाई, 7:30 बजे कहां बजेंगे, यहां होंगे भाई, तो 7:30 बजे नहीं सर अभी, और ये है, ये 7:30 बजे है भाई, ठीक है। और 8 बजे की लाइन ये है, ठीक है। अब 7:30 बजे कहां थी, इस जगह थी कार, और 8 बजे यहां है। सोचिए 7:30 से 8 बजे के बीच, 7:30 बजे कहां थी वो, 100 किलोमीटर की दूरी पर भाई, 80, 100 और 120, और 8 बजे कितनी थी, 120। तो सीधी सी बात है, पहला प्रश्न का आंसर क्या है कि 7:30 से 8 के मध्य कार द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी होगी, 8 बजे है 100 किलोमीटर की दूरी पर, माइनस 80 बराबर 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है भाई, ठीक है। 7:30 से और इसके बीच में। अब अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने में समय क्या था, जब उसने 100 किलोमीटर दूरी तय की उस समय क्या था। देखिए 100 किलोमीटर से लंब डालिए, 100 कहां है, यहां है,
100 जब उसने तय किए थे तो उस समय क्या था, 7:30। ये इसमें आ गया भाई। कार द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करते समय था, समय कितना था, 7:30, सुबह 7:30। ठीक है भाई, क्योंकि यहां 7:30 ही है, क्योंकि इस जगह पर 7 है, इस जगह पर 8 है। एक बड़ा खाना बराबर हमने 30 मिनट माने। तो ये आपका ग्राफ हुआ। इस तरह से आप 8 नंबर पक्के कर जाएंगे। अगर दूसरा ग्राफ अगर करना चाहें तो देखिए, इसी तरह आप एक्स अक्ष पर जमा धन जो 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 है, ठीक है। साधारण ब्याज 80, 160, 240, 320 और 400, अर्थात 80 के गुणज में। तो क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, ये बताना है। और आलेख से 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है, और 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा कराना है, ये निकालना है। तो इसी तरह भाई आप और ग्राफ बना सकते हैं। चलिए इसको भी बना के बता देते हैं हम। तो पहले तो उसी तरह, अरे यार ये मामला गड़बड़ है भाई। ये लाइन मैंने खींच ली और इस लाइन को भी खींच देते हैं भाई। तो ये हो गया एक्स अक्ष। इस पर मान लेते हैं धन, एक बड़ा खाना बराबर क्या मान लेते हैं, 500 रुपये मान लेते हैं। तो 2 बड़ा खाना बराबर 1000 हो जाएगा। तो देखिए जीरो को यहां रखिए, 1000 तो यही होंगे भाई, 1000। ठीक है, या फिर जीरो ऐसे मान लीजिए, आप जीरो मान लीजिए। जीरो देखिए दूसरे तरीके से भी मान सकते हैं, जीरो से भी कैसे कि देखिए एक बड़ा खाना बराबर अगर 5 से मान रहे हैं तो जीरो यहां मानिए, यहां 2 बड़ा खाना बराबर 1000 हो जाएंगे, फिर यहां 2000, यहां हो जाएंगे 3000, यहां हो जाएंगे 4000। ये तो जमा धन है एक्स अक्ष पर, जमा धन। ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है भाई। जमा धन रुपयों में, कोष्टक में लिख देना भाई, रुपयों में। और यहां वाई अक्ष पर क्या ले रहे हैं हम, साधारण ब्याज, जो इस तरह से बढ़ रही है भाई। अब देखिए यहां ब्याज क्या है, 80 से शुरुआत है। तो एक बड़ा खाना बराबर अगर मैं 40 मान लूं तो 400 तक 10 आ जाएंगे भाई। तो देखिए ये जीरो, यहां 80, यहां 160, यहां 240, 2 बड़ा खाना बराबर 80 मान लिया है मैंने, यहां 320 और यहां हो जाएंगे 400 रुपये ब्याज। अब देखिए 1000 रुपये का तो 80 है, मैं एक बार में देख लेता हूं। 2000 का 160, 3000 का 5000 का 400 है, क्रम से है भाई। तो देखिए 1000 का 80 है, तो पहला बिंदु आ जाएगा यहां। अब मैं इस कलर को चेंज कर लेता हूं, जब बढ़िया लगेगा भाई। 1000 पहला बिंदु आ गया यहां, 2000 पर है 160, तो ये बिंदु आ गया। 3000 पर 240, ये बिंदु आ गया। 4000 पर है 320। इसी तरह 5000 यहां होते, 5000 मैंने अंकित नहीं किया था, 5000 पर ये आ जाता यहां। ये पांचों बिंदु अंकित आ गए। अब स्केल की सहायता से आप इसको मिला दीजिए भाई, ये आपका ग्राफ बन गया। तो आपसे अब क्या प्रश्न पूछा है, क्या ये पहला, देखिए पहला प्रश्न क्या है, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। बिल्कुल मूल बिंदु है, कौन सा, ओ आपका मूल बिंदु है, जीरो। मूल बिंदु का मतलब 0 0 जिसके निर्देशांक होते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए इसमें 2500 का वार्षिक ब्याज, तो 2500 से लंब डाल दीजिए। 2500 कहां है भाई, ये 2000 और ये 3000, तो 2500 यहां होंगे, ये 2500 है। तो 2500 से लंब डालिए इस ग्राफ पर। तो देखिए 2500 से लंब डालिए, अरे
थोड़ा इसको ढंग से डालना है भाई। ये लंब हो गया और तो 2500 से जब ब्याज वाले उस पर लंब डाला, यहां कटा और यहां से यहां लंब डाला, तो ये कितने हैं भाई 200 रुपये। तो 2500 का ब्याज कितना होगा? पहले में तो आपको आंसर लिखना था हाँ, इसको हटा भाई। हाँ, यह ग्राफ मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु O से गुजरता है। आप कॉपी में लिख देना आंसर इस तरह से ना। नंबर 2, 2500 रुपये का साधारण ब्याज कितना है भाई? 200 रुपये है ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ से आंसर देना है। नंबर 3, प्रश्न क्या पूछ रहा था इसमें कि 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा कराना है। तो देखिए अब 280 रुपये कहाँ आएंगे भाई? यहां आएंगे। देखिए ग्राफ को देखें तो इस जगह पर 280 आएंगे। यहां से लंब डाल दीजिए इस पर डॉट डॉट करते हुए, मैं बिना पैमाने के ही डाल रहा हूं। देखिए यहां, और इसके संगत आ जाएगा ये लाइन, ये लाइन आ जाएगी, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन कौन सी है भाई? 3500 रुपये। ठीक है, तो 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे? 3500 रुपये जमा कराने होंगे। ठीक है भाई, तो ये बन गया पहला। ये दूसरा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक आ जाएगा निश्चित। ठीक है, ये बन गया पहला ग्राफ। इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं समाप्त। आशा है आपको मेरा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी से अब आपकी जब भावनाएं सही होंगी, जब आप किसी दूसरे का भला करना चाहेंगे, तभी भगवान आपका भला करेगा। आगामी वीडियो इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपको मेरा यह प्रयास कैसा पसंद आया, आप कितने कमेंट करते हो, कितने लाइक और शेयर करते हो, उसी पे देखूंगा। अगर आपकी कमेंट और लाइक नहीं हुए तो फिर मैं वीडियो विज्ञान का नहीं बनाऊंगा। तो मिलते हैं, संभवतः मिलते हैं, आप पर निर्भर है अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।